ज़रा हटके में खुशामदीद। मेरे साथ हैं ज़रा और खोड़ो, वसतुल्लाह ख़ान और मैं हूँ शाहज़ेब जिलानी। हमारी सियासत में कभी खुशी कभी गम का सिलसिला जारी है। आज सारा दिन जो टॉपिक छाया रहा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। पीटीआई के लोग पहले खुश हुए कि चेयरमैन पीटीआई की जो सज़ा है वो मुअत्तल हुई है। उन पर जो जुर्माना था 3 साल 1 लाख रुपए का और 3 साल कैद की सज़ा थी, मुअत्तल हुई है। लेकिन फिर बाद में ये भी वाज़ेह हुआ कि उनकी रिहाई का फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है। 21 मिनट की खुशी, 21 मिनट की बहुत ही मुख्तसर सी खुशी, जिसमें पहले खुशी होती है। जी। अच्छा, ये बाय द वे ये उन्हीं चीफ जस्टिस के बारे में जिसके बारे में पहले बहुत ही मीडिया में, सोशल मीडिया पे पीटीआई ने मुहिम चलाई कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन आज जब उन्होंने एक बाज़ाहिर एक रिलीफ वाला फैसला दिया तो जब आपकी पूरी दुनिया एक शतरंज के बोर्ड की तरह स्याह और सफ़ेद में डिवाइड होती है ना, हाँ, तो ऐसे ही होता है। फिर ऐसे ही होता है। तो लुब्बे लुबाब ये था आज के इस पूरे मामले पर। लॉयर्स भी बात करते रहे, पीटीआई के भी लोग बात करते रहे, उधर से मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी बात करते रहे। वो ये है कि जी की सज़ा मुअत्तल हुई है, जुर्माना मुअत्तल हुआ है, लेकिन सज़ा ख़त्म नहीं हुई, ना ही नाअहली ख़त्म हुई है। इस फैसले के बाद ज़ाहिर है कि उनको वैसे तो रिहा होना था, लेकिन फिर फ़ौरन ही एक टाइमिंग भी ज़बरदस्त थी। एक और अदालत ने कहा कि नहीं, अदालत ने साइफर केस में कहा कि कल पेश किया जाए उन्हें और उन्हें अटक जेल में रखा जाए। जी। तो कल जो अदालत है वो ये फैसला करेगी कि मज़ीद उन्हें अटक जेल में रखना है या रिहा का होना है। रिहा होना मैं फालतू बात कर रहा हूँ, मज़ीद कितना अटक अपनी जगह गेम तो है अटकाने की ना यार, हाँ ना। और मैं मतलब क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कुछ, अब ये देखें ये पूरी एक ये जजमेंट है, मैं लहराना चाह रहा हूँ ताकि लगे कि मैंने इसको पढ़ा है। मैंने पढ़ा भी। तुम साइफर की तरह लहरा रहे हो यार, हाँ नहीं लेकिन पढ़ सकता है, देखें। वैसे देखो ये भी इंटरेस्टिंग है, पहले उन्होंने साइफर के साथ खेला, अब ये साइफर के साथ खेल रहे हैं। खेलना तो है। एनीवे ये पूरी जजमेंट है, हम चाहें तो मतलब इसको पॉइंट बाय पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अपना वक्त क्यों ज़ाया करें, आपका वक्त क्यों ज़ाया करें। मैं आपको ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ जो हो रहा है, और चले आप खुद ही देख लें, आप समझ लेंगे। ये हो रहा है, घुमाया जा रहा है। तो बेसिकली यानी रियासत और चेयरमैन पीटीआई या रियासत और गिरफ्तार लोग, गिरफ्तारी लोग को एक तो नहीं है ना, काफी है। केसेस की लाइन लगी हुई है। इसमें रिहाई हो गई, साइफर आ गया, साइफर में कुछ होगा तो 9 मई मौजूद है, और इस तरह कोई कहीं ना कहीं बहस चोरी वगैरह भी होती है यार, लोग बहस बड़ी चोरी करते हैं। आज उनके पीटीआई चेयरमैन के जो लॉयर हैं गौहर अली खान, उन्होंने कहा जी 150 केसेस हैं माशाल्लाह, और जो पेशियां भुगत चुके हैं चेयरमैन पीटीआई, उनमें कोई 300 तक वो कर चुके हैं। और उनकी ज़ाहिर है कि टीम की पूरी कोशिश ये है कि हमें कोई ब्लैंकेट अगर वो मिल जाए कि आप इनको अरेस्ट ना करें तो हम इसको लेकिन उनकी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं कि वहाँ से अगर बंदयाल साहब का कितना वक्त बचा है? 16 सितंबर तक वो कायम और दायम है, ज़्यादा टाइम नहीं तो है। तब तक वो अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। जो उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है कि आप आराम से खींच सकते हैं, तो जी। तो अब ये है कि एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं, दूसरा आज जो इस्लामाबाद में एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी वो था कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गई कि जी वो 90 दिन में इलेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है वो कराने। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग है कि पिछले चंद दिनों में पीपल्स पार्टी को ये ख्याल आ गया कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं किसी भी बहाने की वजह से तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। गो के मुश्तरका मफादात काउंसिल में पीपल्स पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे वो गए, उन्होंने कहा कि जी कि अगला इलेक्शन इसी पर होना चाहिए, जो कि सबको पता था कि जवाज़ फराहम हो जाएगा इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात को पुश करने के लिए। तो मुझे तो ये समझ नहीं आया कि ये अवेयरनेस जो है ये कैसे अब कैसे आ रही है, उस वक्त नहीं थी, 2 हफ्ते पहले तक नहीं थी, पता नहीं इसका। मैं थोड़ा सा यहाँ रिकॉर्ड दुरुस्त कर सकता हूँ। चीफ मिनिस्टर सिंध को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आप जो हैं इस मर्दमशुमारी को अप्रूव करने में मदद दें, आप वोट दे दें इसके हक़ में। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इसके बावजूद इलेक्शन मुकर्ररा आइनी मुद्दत में होंगे, तो उसको इससे मत जोड़ें। तो इस यकीन दहानी पे हमारे ये किसने कराई यकीन दहानी? मुझे नहीं पता।
इस यकीन दहानी पे जो मुराद अली शाह ने कहा वो बता रहा हूँ। इस यकीन दहानी पे मुराद भाई ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये यकीन दहानी करा रहे हैं तो मैं कहता हूँ हाँ जी, ये सेंसस जो हैं वो मंजूर हैं। हालांकि एक दिन पहले तक पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ ये था कि हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिस तरह के सेंसस हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आदमी किसी की यकीन दहानी पे यकीन करेगा ना, ये दुनिया तो सारी यकीन पे चल रही है। बिल्कुल। उसके बाद जिसने यकीन दहानी कराई, अब मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से बोल रहा हूँ, जिसने यकीन दहानी कराई उसी ने धोखा दिया, वो अपनी बात से मुकर गया। इसीलिए पीपल्स पार्टी के जहनों में तशवीश की लहर दौड़ी और उन्हें लगा कि ये केयर टेकर नहीं हो सकता है, ये चेयर टेकर हों। तो इसीलिए अब वो बार बार कभी इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, कभी अवाम की अदालत में जा रहे हैं कि हम पूरा जोर लगा देंगे कि 90 दिन में। जब पीपल्स पार्टी को यकीन हो गया कि 90 दिन में तो इम्पॉसिबल है, इसलिए कि खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 14 दिसंबर तक तो मुश्किल हल्का बंदियाँ होगी, तब उसने जाके जोर लगाना शुरू किया, उसूली सियासत पे खेलना शुरू किया। अच्छा, एक और ख़बर ये भी आई कि काफ़ी अहम वज़ीर हैं सिंध के रहे हैं मुकेश चावला साहब। हाँ जी, और उनको नो फ्लाई जोन में डाला गया है, स्टॉप स्टॉप लिस्ट में डाला गया है। कुछ कंसर्न्स हैं उनके हवाले से। क्या कंसर्न्स हैं? बड़ी लुक्रेटिव वजारत रही है उनके पास और बहुत लंबा अरसा रही है, वो चीफ मिनिस्टर के भी बहुत करीब रहे हैं। तो कुछ ये तहमगोइयाँ हैं कि थोड़े से फीलर होते हैं कि जी कि वो सिंध में भी थोड़ा एहतसाब होना चाहिए। 15 साल से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं इसके बारे में, मैं देख रहा था, मैं नोट कर रहा था मुख्तलिफ शोज़ में और मुख्तलिफ चैनल्स में। वैसे इनको मेरा ख्याल है कि इशारा तो वैसे काफ़ी देर से आ रहा था ना, कि जो बलोचिस्तान में बाप पार्टी के साथ हुआ है, इनका ख्याल था कि इनके साथ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। राइट, कुछ गए लेकिन ज़्यादा नहीं, तो वो प्राइज़ नहीं मिली ना जो आप सोच रहे थे आगे की जो मनसूबाबंदी हो रही थी। अच्छा, फिर सोच रहे थे कि शायद जनूबी पंजाब में 1-2 दाने मिल जाएँ, लेकिन फिर आपकी IPP आ गई वहाँ पे, ठीक है। KP में मुझे नहीं ख्याल कि इनका कोई ज़्यादा चांस थे, शायद थे, लेकिन फिर वहाँ पर वो क्या कहते हैं उसे, PTI पार्लियामेंटेरियन, PTI पार्लियामेंटेरियन, पेट्रियट पार्लियामेंटेरियन, बंदा भूल जाता है पी से है, पी वो भी परवेज, और परवेज भी पी से, यू नो, सबसे पहले पाकिस्तान। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए, अब ये अगर हम थोड़ा सा इसको वसी तनाजुर में देखें तो ये बात तो सही है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन आपको टाइम पे कराने चाहिए। ये हम वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब वाले टाइम से कह रहे हैं कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। ये बात इन्हें तब ना याद आई जब पंजाब और KP असेंबली टूटी थी। नहीं, उस वक्त तो कुछ और सीन था, उस वक्त प्रायोरिटी कुछ और। वैसे उस वक्त प्राइवेटली बोला भी था कि सर ये शायद आपको पछताना ना पड़े जी। तो अब ये है कि फरवरी के बार बार जिक्र हो रहा है कि तब तक हो सकता है। इलेक्शन कमीशन से ये मुख्तलिफ जमातें मिल रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मुस्लिम लीग नवाज ने कुछ कहा है इस हवाले से। नहीं, वो तो मुसल्ले पे लेटे हुए हैं कि ये, आई मीन अगेन उनका ये हाल है ना कि जैसे कि आज नवाज शरीफ अब आने, नवाज शरीफ साहब आने या नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, उनका नहीं पता, लेकिन आज कराची में एक शेरनी घूम रही थी और उनका भी जो हाल हुआ, बेचारे तनहा घूम रही थी। अगर उसकी नहीं है फुटेज, हमारे पास कोई फुटेज ही दिखा दे तो, और फिर आखिरकार उनको घेर लिया। तो एक ये भी तो फिक्र होती है ना हमेशा। देखिए, जब तक अभी क्या सिचुएशन है, जब तक जो जख्मी वोट बैंक है मुस्लिम लीग नवाज का वो बहाल नहीं होगा, तब तक मुस्लिम लीग नवाज कभी भी इलेक्शन जो है वो नहीं चाहेगी। अमली बात तो ये है, आइन पता नहीं क्या कहता है, अमली बात ये है। दूसरे ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनका जाहिर है कि एक वोट बैंक तो है, वो वोट बैंक कुछ भी हो जाए वो तो अपनी जगह मौजूद रहता है। तो इलेक्शन कल होते हैं, 6 महीने बाद होते हैं, साल बाद होते हैं, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड। उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। उनका कैप्टिव वोट बैंक अगर आप कहना चाहें तो थोड़ा बहुत है उनका। देखिए ओवरऑल अच्छा, और पीपल्स पार्टी जो इस वक्त इनकलाबी जमात बन रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है मेरे ख्याल में कि अगर आप मेरे पीछे शिकंजा कसना शुरू करें तो मैं इनकलाबी बन जाऊंगा। ईंट से ईंट बजा देंगे ना। अगर आपका शिकंजा थोड़ा है कि यार ठीक है, सिंध आपका है, अब कहीं नहीं जा रहा, तो फिर आप कहेंगे चलो यार ठीक है, जहाँ 4 पार्टियां कह रहे हैं हम भी कह देते हैं। लेकिन ये जो अचानक से इनकलाबियत आई है पिछले 1 हफ्ते में,
इसके पीछे मुझे ये लग रहा है कि जो उम्मीदें वाबस्ता थी वही ना, वो पूरी नहीं हुई। वही यही तो बात है। उसके बाद अब ये है कि ठीक है, अगर ऐसे है तो फिर ऐसे। अच्छा देखिए ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है ना यार, देखिए जब तक ऑपरेशन गेट पीटीआई मुकम्मल नहीं होता तो शायद इलेक्शन ना हो। अच्छा जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 दिन पहले कोई बंदा कह रहा था कि सर टॉप सोर्सेज मुझे बता रही हैं कि फरवरी में इलेक्शन होती है, उसके 1 दिन बाद बनता है सर टॉप सोर्सेज मुझे बता रही हैं कि शायद 2 साल ना हो। तो पता किसी को राजा रियाज भी यही कह रहे थे, राजा रियाज भी तो पता है एक्चुअली किसी को कख नहीं है, हमें नहीं पता, हम ऐसी बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जब तक ऑपरेशन गेट पीटीआई कंप्लीट मुकम्मल नहीं होता तो मेरा नहीं मुश्किल है कि इलेक्शंस होंगी। ये ऑपरेशन गेट पीटीआई नहीं है यार, ऑपरेशन गेट 1 by 1। ओके लेकिन अभी के लिए तो गेट पीटीआई है ना, तो लोग हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन का फर्स्ट फेज बाय 1 एंड गेट ऑल। हाँ तो अभी क्या है, देखो केपी तो तकरीबन सॉलिडली मेरा ख्याल है कि सपोर्ट में है, ठीक है। अभी जो लोकल बॉडी के इंतखाबात हुए हैं उसमें वो टॉप पर आए हैं। अच्छा 40 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी मैं बात हो रही थी तो तकरीबन उनमें से 12, 13, 14 आप समझें कि वहाँ के ही हैं। तो पीटीआई का काउंट इस तरह से मेरा ख्याल है कि 28, 29 तक पहुँच जाता है रफली। तो वो है। अच्छा पंजाब में भी यार नॉर्थ एंड साउथ में होल्ड है, बढ़ता जा रहा है। सेंट्रल में थोड़ा सा फड्डा होगा जहाँ पर नून लीग लिटरली जिंदगी और मौत की अपनी उनकी बाजी होगी। तो इस सिचुएशन में आप कैसे कराओगे इलेक्शंस? अब सवाल ये बनता है अगेन कि हाउ फ्री एंड फेयर, क्या जिन लोगों को टिकटें मिलेंगी फिर उन पर दबाव आएगा नहीं आएगा, तो ये सारे जो सवालात हैं जिनका अभी हमारे पास जवाब नहीं है। 90 रुपए के बिजली के यूनिट और 300 रुपए लीटर पेट्रोल के साथ इलेक्शन कैसे कराओगे? कैसे कराओगे? तो ये हमें नज़र आ रहा था जब ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट भी थी और जिस तरह से उन्होंने अपने आखिरी दिनों में परफॉर्म किया, पार्लियामेंट में भी किया, बाकी इदारे भी जिस तरह से चल रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इस पर बात भी कर रहे थे। मैं सोच रहा था कि मेरे जहन में फिर आ रहा था कि अगर आपको म्यूज़िक से दिलचस्पी हो, हाँ बिल्कुल, कि हमारे यहाँ ये कैसे पूरी फ़ज़ा बदलती है और क्या होता है। तो ऑर्केस्ट्रा अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें जो कंडक्टर का रोल होता है वो काफ़ी कलियदी होता है। बाकी उसमें जो होते हैं, चाहे उसमें वायलिन वाला हो, शेलो वाला हो, सैक्सोफोन, पीटीआई, जेयूआई, मुस्लिम लीग एंड पीपल्स पार्टी, सबको एक ट्यून से जो है वो देखना पड़ता है। दीज आर सम ऑफ द बेस्ट कंडक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड। और आप देखें कि एक छड़ी है उसके हाथ में, जैसे हमारे यहाँ भी एक छड़ी हाथ में होती है, तो वो आपको बता रही होती है कि अब कौन सी धुन बजानी है, कौन सी वो है। तो कंडक्टर का जो रोल है, में से एक भाई मुझे अली अहमद खुद की तरह लग रहे थे अभी जिस तरह वापस सर हिला रहे थे। अब ये कंडक्टर का जो रोल है ना, इसको कभी भी आप कंपोजर से मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा। कंपोजर अलग होता है, कंडक्टर अलग होता है। कंडक्टर इज सपोजिटली ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट जो कंपोजर की स्कीम ऑफ थिंग है, जो इमेजिनेशन उसकी है कि मैं इस तरह का माहौल बनाना चाहता हूँ। कंडक्टर सिर्फ इशारा दे रहा होता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप थोड़ा सा, मैं एक एनालॉजी ढूंढ रहा था कि हमारे यहाँ मामला को अगर समझना हो तो कंडक्टर का रोल बहुत अहम है और उसी को यार ऐसी सिंबल। और ये वो टावर है वाला कंडक्टर नहीं है। तुमने अच्छा किया जो उनकी बात से एक फजा बनी थी, उसका असर इस जुमले से मेरा काम यही है। यू आर वन ऑफ द स्पॉइलर। थैंक यू। वक्फा ले ले या मजीद नहीं, इसी तरह का थका। अच्छा वक्फा ले ले। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए लड़ने वाली ख़वातीन की एक और नस्ल मुकदमात और जेल भुगतने पर मजबूर हो रही है। इन्हीं में नाम है ईमान मज़ारी का। इंसानी हुकूक की वो सरकर्दा वकील रही हैं इस्लामाबाद में। मामला हो मिसिंग पर्सनस का, जबरी गुमशुदगियों का, उन्होंने खुलकर मुकदमात लड़े हैं, अपनी आवाज़ उठाई है। ईमान के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से उन्होंने वहाँ के लॉ स्कूल से LLB किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से इंटरनेशनल लॉ में मास्टर्स किया और फिर पाकिस्तान में आकर यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की है हालिया बरसों में। इसी महीने में वो एक रैली में शरीक हुई PTM की, जहाँ पे तकारीर हुई, कुछ प्रोवोकेटिव तकारीर भी हुई, नारे भी लगे, जिसके बाद रात को कुछ अफराद उनके घर में घुस गए, दरवाज़ा तोड़कर उन्हें उनके घर से उठाया गया
कुछ बताया नहीं गया कि चार्जेस क्या हैं, कोई वारंट नहीं था, कुछ नहीं था। बाद में पता चला कि ये पुलिस की तहवील में थी। उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत की तरफ से उनकी ज़मानत मंजूर हुई, लेकिन फिर उन्हें एक दूसरे केस में गिरफ़्तार करके अब 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो ईमान के मैं आप चाहे तो मैं दोबारा वो क्लिप चला दूं रिवॉल्विंग डोर वाली यार, बस हमने बैकग्राउंड में चलाते हैं, चले बैकग्राउंड में चलाते हैं उसको। ये एक हमारे यहाँ एक रवश बनती जा रही है, पूरा एक पैटर्न बनता जा रहा है 9 मई के बाद खास करके कि अगर किसी ने कहीं फैसला कर लिया है आपको जेल में रखने का, तो वो बहाने ढूंढ लेंगे, वो मुकदमात ले आएंगे। ये जो है ना, अच्छा अभी तो मेरा ख्याल है ईमान को दूसरी बार रिहा करके गिरफ्तार किया, तीसरी बार, सेकंड टाइम। अभी बहुत और लोगों का और मतलब रिकॉर्ड थोड़ा आगे है, जैसे शहरियार अफरीदी साहब जी, राइट, 10 बार 10 बार ठीक है ना, बिल्कुल वो चार्ली चैपलिन की तरह फंसते ही जाओ ठीक है। अली मोहम्मद साहब 8 बार। अच्छा मैं वो ये जो एक तो आपको पता है ना कि जो हमारा कानून है जी, कानून के मुताबिक एक राइट टू बेल है, जमानत का हक है। तो अब अगर हम आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, तैयबा राजा इनकी बात करें तो वो बेल हियरिंग पर क्या होगा उस पर भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो अभी ईमान को अभी टाइम है, ठीक है। जहां तक आपने बात की सेंट्रल अथॉरिटी की, तो हम क्या बोलें, हमारी क्या औकात है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जब बिल आखिर रिहाई का ऑर्डर दिया था शहरियार अफरीदी का, तो उन्होंने मेरा ख्याल है कि क्लियरली बोला था कि इसके बाद आपने दोबारा ये अजीब व गरीब हरकत नहीं करनी। लाइक यार जैसे ही रिहा होते हैं आपके पास दूसरा केस तैयार होता है। It is as if it is coordinated by a central authority. ये उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं, आपके नहीं, वसत के नहीं, ये जस्टिस बाबर सत्तार के अल्फाज हैं। तो ये तो है। तो यार मैं यही सोच रहा था ना कि ये कहीं पे तो कोई दफ्तर होगा ना जहाँ पे कोई बैठा हुआ है जिसके सामने बहुत सारी फाइलें हैं और उसने सोचा हुआ है, लेकिन मुझे ये हैरत होती है कोई तो है जो निजाम में कि ये हमारे पूरा जो पुलिस है, हमारे जुडिशरी है, हम तो चाहते हैं कि उनकी इज्जत में इजाफा हो, कि वो हो रहा है। कैसे वो मामला जो सर आपने अभी वो कितनी खूबसूरती से वो कंडक्टर जो मैंने खुद फिर एंड में खराब किया, आई एम सॉरी अबाउट दैट, वो कंडक्टर और कंपोजर की बात की है ना, तो देखिए अब कंडक्टर अकेला अपना यूं करा, ये पेन दे मुझे, मतलब उसमें अकेला कोई ये करना हो तो बड़ा अजीब नहीं लगेगा। आई मीन आप सामने वायलिन बजा रहे हो, आप सामने वो मुझे फॉलो करना है, हाँ फॉलो करना होता है ना। आई मीन विदाउट एन मना करूं तो आप मुझे बोले विदाउट एन ऑर्केस्ट्रा, तो कंडक्टर तो कोई पागल है ना, हेरोइन चीज जो साइड पे रोड पे खड़ा हुआ यूं यूं किनारे, जैसे आप नहीं देखते वो जो लोग ट्रैफिक कंडक्ट कर रहे होते हैं, दिमाग खराब होता है उनका थोड़ा। आपने वो इमेजेस देखे होंगे जब भी ईमान को लाया जाता है, पहले उनकी वालदा शीरी मज़ारी, उन पर जो भी गुजरी, उसके बाद उन्होंने फैसला किया पीटीआई छोड़ने का, और घर में मेरा ख्याल है कि सिर्फ माँ बेटियां ही हैं जी। अच्छा ये तो पीटीआई भी नहीं छोड़ सकती ईमान। हाँ मतलब ये तो जाहिर है कि ये है ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो नहीं है ना। नहीं ये तो क्या छोड़ सकती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सलार खान से हमारा रब्ता हो, उनके लॉयर है हमारे साथ, लाइन पर हैं आ गए लाइन पर। सलार खान प्रोग्राम में आने का शुक्रिया। आप ईमान मज़ारी का केस लड़ रहे हैं और पिछले दिनों में जो कुछ होता रहा है उसके आई विटनेस भी हैं, ज़रा बताएंगे कि क्या हुआ क्या है अब तक इस केस में। जी ये चंद वकील हैं जो कि उनका केस कर रहे हैं, उनमें से एक मैं हूँ। अभी तो ये है कि जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया कि ये एक सिलसिला चलता आ रहा है कि एक के बाद एक एफआईआर, तो ईमान जो है वो प्रेजेंटली अपनी तीसरी एफआईआर पे हैं। एक ही जो वाकया है उससे ये तीसरी एफआईआर अब आ चुकी है। पहली 2 एफआईआर में जो है बेल ग्रांट हो गई थी ईमान को, और दूसरी एफआईआर में बेल ग्रांट होते साथ ही 28 तारीख को जब सारा लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो गया, श्योरिटी वगैरह का रोबकार पहुंच गए वहां पर, तो जेल में बताया गया कि ये मगरिब के बाद खाली रिहा हो सकती हैं, जबकि कानून में बज़ाहिर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा आप जरा इंतजार कीजिए, इतनी देर में जो है बाराकाऊ की पुलिस आ गई और बाराकाऊ की पुलिस ने कहा कि हमारे पास एक तीसरी एफआईआर है। उस एफआईआर की कॉपी पहले नहीं ना ईमान के साथ शेयर की गई ना लीगल टीम के साथ, और वो तो बल्कि मीडिया के थ्रू ही पता चला कि अब जो है केस स्टार्ट हुआ पहली एफआईआर में डकैती वगैरह से, फिर उन्होंने एंटी टेररिज्म को इन्वोक किया। अब चूंकि उन दोनों में बेल ग्रांट हो गई है तो अब इसकी जो तीसरी इटरेशन है उसमें अब टेरर फाइनेंसिंग का
इन्होंने केस बना दिया। ये जो केस है सलार, इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताएं, क्योंकि थोड़ी सी सुनी सुनाई सी खबर बहुत ही अजीब व गरीब एफआईआर है। किसने थोड़ा सा बताएं कि लोगों को पता तो चले कि कितने क्रिएटिव हैं हमारे लोग। जी, आपने जिक्र किया अभी के एक कहीं पे एक दफ्तर है जहां पे कोई बैठा हुआ है, तो बज़ाहिर लगता है कि कोई एक दफ्तर है जहां पर एक एफआईआर की फैक्ट्री जो है वो लगी हुई है, क्रिएटिव आर्ट्स वहां पे बड़ा थ्राइविंग प्रैक्टिस है। आप इस एफआईआर को देखें तो मतलब ये उसी जो एक इंसिडेंट है उससे अब जितना कुछ बच गया निकालने को, ये फरमाते हैं, एक शहजाद साहब हैं बाराकाऊ से, ये फरमाते हैं कि इनके पास एक कामरान नामी शख्स आए और उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं कि बाराकाऊ में जो है बाराकाऊ थाने में शहजाद साहब आते हैं रात 1:15 बजे, इतना अर्जेंट मैटर था। जी, वो उनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि आपको मालूम नहीं, यहाँ पे इनफरादी हुकूक का एक बड़ा बुरहान पैदा हुआ है। तो शहजाद साहब सोचे समझे बगैर इनके साथ चल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें लोगों से मिलवाएं, उन्हें पैसे हमें ला के दें। ये उनके साथ चल पड़ते हैं और लोग भी सोचे समझे बगैर इन्हें पैसे दे देते हैं। कोई जायज कैश करता है, कोई इजी पैसा कर देता है और इसी तरह से जो है ये पैसे कलेक्ट करते जाते हैं। एक किसी पॉइंट पे जो है इन्हें कहा जाता है कि जो हमारी फोकल पर्सन है इस्लामाबाद के लिए वो है ईमान मजारी, और इन्हें आपने सारे पैसे ट्रांसफर करने हैं। खैर 12 लोग पैसे भेजते जाते हैं। सॉरी किसी पॉइंट हमें एक्चुअली ब्रेक लेने के लिए कहा जा, मजबूरी है, हम वापस आते हैं। तो वो वाली नहीं, इश्तिहारों वाली हम जारी रखते हैं और ये थकी हुई फिल्मी कहानी आपसे मजीद सुनते हैं। जी जी, तो हम बात कर रहे हैं ईमान मज़ारी की। उन्हें बदस्तूर काफ़ी दिनों से जेल में रखा जा रहा है। एक केस में ज़मानत होती है तो दूसरा डाल दिया जाता है। उनके लॉयर सालार खान हमारे साथ हैं। सालार, ब्रेक से पहले आप बता रहे थे कि जो आखिरी मज़ाहिका ख़ेज़ एफआईआर है उसकी आप बात अपनी मुकम्मल कर लें कि उसमें कितनी अजीब व गरीब चीज़ें सामने आई हैं। जी, आप कह रहे थे कि फोकल पर्सन ईमान मज़ारी है, उन सारे पैसे वो कलेक्ट करती थी अकॉर्डिंग टू दी एफआईआर। जी, वो बताया गया कि ये शहजाद नामी शख्स को बताया गया कि ये फोकल पर्सन जो हैं वो ईमान मज़ारी हैं और कि आप जो हैं हमें लोगों से मिलवाएं। लोग इन्हें पैसे भेजते रहे बज़रिए जायज़ कैश, इजी पैसा वगैरह। और किसी एक पॉइंट पे फिर शहजाद साहब को ख्याल आया कि मतलब आगे क्या होगा, आगे क्या लाएमल है। और इस पॉइंट पे उन्हें बस ये ख्याल आया कि ये तो जो है ये एंटी स्टेट मूवमेंट है एंड सो ऑन, तो इन्होंने अपनी अलहदगी का ऐलान कर दिया। इस पॉइंट पे फिर सब लोग टूट पड़े इन पे और ईमान मज़ारी और बाकी जो दीगर नामजद लोग हैं उन्होंने इन्हें जान से मारने की धमकियां वगैरह देनी स्टार्ट कर दी, जिस पे फिर जो हैं ये साहब गायब हो गए। ये कहते हैं कि ये सब पूरा सिलसिला किसी 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ, उसके बाद की कोई डेट्स हमारे पास नहीं है कि क्या होता रहा, लेकिन ये फिर गायब रहे। और एक दिन अचानक फिर रात के 1:15 बजे इनका खौफ जो है वो अचानक से मिट गया और ये जो है ये जाके इन्होंने एफआईआर दर्ज करा दी बाराकाऊ के थाने में। इस दौरान इनकी अलहदगी के ऐलान के बावजूद इन्हें समहाउ ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो इजी पैसा जायज कैश से पैसे जोड़े जा रहे थे उसके थ्रू ईमान मज़ारी जो हैं वो पत्नी होटल में भी रह रही थी और गाड़ियां भी खरीदती रही और फिर उसका कुछ हिस्सा जो है इन्होंने इस पीटीएम के जलसे पे भी लगा दिया। अब इसमें कन्वीनियंटली फिर इस तरह से हुआ कि जब दूसरी जो एफआईआर थी ईमान के खिलाफ, जब उसमें जमानत मिल गई, यानी कि दोनों एफआईआर में जमानत उसे मिल गई और ये रिहा होने लगी, तो फिर बाराकाऊ की पुलिस जो है मैजिकली एक रात पहले, चूंकि इनका खौफ उठ गया था, तो बाराकाऊ की पुलिस आई और उन्होंने कहा ये एक और एफआईआर हमारे पास है और अब जो हैं आप टेरर फाइनेंसिंग में जो हैं मुलव्विस हैं, उस चक्कर में फिर अब जो है 3 दिन जिस्मानी रिमांड जो है अब एक नए मुकदमे में। अब देखिए मैं सारी बातें अली वजीर भी साथ ही साथ चल रहे हैं ना। जी, अब काफी हद तक जो पहली एफआईआर थी उसमें उनका कुछ फैक्चुअल थोड़ा सा फर्क था, तो उन्हें उसमें ईमान को पहली तारीख को जमानत मिल गई थी, उनका जरा पीछे था टाइमलाइन, लेकिन उसके आगे से जो है ये साथ साथ चलते जा रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं ये सब कुछ मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि देखिए आपको पता है ना कि हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तानी
जो है ना, वी आर मतलब पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट चैरिटेबल नेशंस इन द वर्ल्ड। तो हम हमेशा चंदा दे रहे होते हैं, लंगर दे रहे होते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि ना सिर्फ जलसे की फंडिंग हुई है, नहीं पहले मतलब होटल में भी रहती हैं, हालांकि वहाँ पे घर वर भी है, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी होटल रूम सर्विस थोड़ा टशन होता है, तो वहाँ के बिल भी देने हैं, ऊपर से गाड़ियाँ भी खरीदनी है। मेरा ख्याल है कि आजकल सस्ती से सस्ती गाड़ी कितनी की है यार, ठीक ठाक की है ना, मुझे नहीं पता, लेकिन सुना है मैंने। और उसके बाद जो बचता है वो फिर जलसे में जाता है। तो लोग सोचें कि लोगों ने कितनी फराख दिली से करोड़ों रुपए, और वो भी इंसानी हकूक के खातिर, 5 अगस्त के बाद से। मैं बिल्कुल, और 5 अगस्त से बाद से, तो मैं तो कहता हूं कि यार ये हम इस चीजों को पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते। सलार खान, ये बताएं कि ये अगला स्टेप जो है वो क्या है, जहाँ पे अभी आप खड़े हैं और ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, जितना ये पूरा एक कॉमेडी है, एक पूरा एक सर्कस है जिसको जो आप बयान कर रहे हैं। लकी ईरानी में कम से कम पैसे वसूल होते थे बॉस। हालांकि वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी हु इज बिहाइंड बार्स। ये किसी जमाने में वो मैसेजेस आया करते थे, वो आसमा फ्रॉम हॉस्पिटल वाले, उसके बस ये पॉलिटिकल एरिना में भी आ गया। अब पॉलिटिकल फंडिंग भी ऐसी ही होती है। अनफॉर्चुनेटली लीगली जो है अभी आगे जरा संगीन मामला है अभी, क्योंकि ये इस तरह से ये चलता जा रहा है कि एफआईआर जितनी भी रिडिकुलस हो, आप एंड में अदालत पहुंचते हैं, अदालत जो है आपको नहीं पता, अगर आपको जमानत मिल भी जाए तो उसके बाद एक और एफआईआर मटीरियलाइज कर जाती है। और ये आपने जिक्र किया बाबर सितार साहब के फैसले का भी, जिसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि ये एक पैटर्न है, ये रिपीट होता जा रहा है और बहुत क्लियर है क्या हो रहा है। इस पर्टिकुलर केस में अब ये है कि आगे फिलहाल चूंकि 3 दिन जिस्मानी रिमांड का ऑर्डर आया है, तो इसमें अगर अगली तारीख को यानी 3 दिन जब गुजर जाएं, अगर फिजिकल रिमांड कन्वर्ट हो जाए इनटू जुडिशियल रिमांड, उसके बाद फिर बेल के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और अगर वो बेल फिर ग्रांट हो जाए तो फिर उम्मीद है कि वो ईमान जो है वो बाहर आ जाएंगी। अगर उससे एक रात पहले, यही रात 1 और 2 बजे के बीच में किसी और का खौफ या खत्म हो जाता है, किसी और का ज़मीर जाग जाता है, तो फिर शायद ये फिर से रिपीट हो जाए। ये एक तरह से ये एक मेरी गो राउंड वाला रिवाज चल रहा है कि एक केस खत्म होता है, आप बाहर निकलते हैं, साथ ही आपको एक तो सलार, हमने जो वीडियोस देखी हैं, जब उन्हें पेश किया जाता है तो उससे तो लगता है कि उनकी हौसले बुलंद हैं। आपको मुलाकात करने दी जा रही है, कुछ पता है कि उन्हें किस कंडीशन में रखा जा रहा है? नहीं जी, जो आप लोग देखते हैं हम भी उसी हद तक देखते हैं, बिकॉज जो मुलाकात होती है हमारी अदालत में अंदर ही होती है। उनकी वालदा की भी जो मुलाकातें जो हुई हैं वो अदालत में अंदर ही कोर्ट ऑर्डर के थ्रू हुई हैं, वरना ना लीगल काउंसिल उनसे मिल पा रही है उनकी अदालत में, और ना ही कोई और। तो बस जो आप देख रहे हैं ईमान, ऑब्वियसली आपने जिस तरह से फरमाया, जिस तरह से कॉजेज वो चैंपियन करती रही हैं, बहुत ब्रेव खातून हैं, लेकिन जो फिर हमारे जेल वगैरह के जो इवन इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस जो हालात वगैरह होते हैं वो तो सारों के सामने वाज़े है। तो उम्मीद है इसकी ब्रेवरी ज़्यादा नहीं टेस्ट होगी इसमें, लेकिन जो है वो आपके सामने है। हमारे यहाँ अस्मा जहांगीर कहती थी कि इस मुल्क में जो आज तक जेल नहीं गया, जिसने केस नहीं भुगता, इसका मतलब है कि उसने कुछ भी नहीं किया। और जिस बंदे ने थोड़ा बहुत भी कहीं किसी के हुकूक की बात की होगी ना, वो कहीं ना कहीं पे रियासत की तरफ से उसने ज़रूर उसको नहीं लगता है कभी कभी कि सबके लिए भुगतना ज़रूरी भी है। क्योंकि देखें, जब आप नहीं भुगतते ना तो फिर आप ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि जी इनको ये तो कोई सज़ा ही नहीं हुई। आपने देखा हमारे ये तो कोई सजा ही नहीं हुई। अगर यहाँ से खाना मिलेगा, वहाँ से खाना मिलेगा, तो आधी आवाम जाएगी। अभी वही बातें हो रही हैं। मुझे सबसे अच्छा जो है ना, आज शहबाज शरीफ का ट्वीट लगा, उसने कहा कि पहले से तवक्को थी कि इस तरह का फैसला आएगा और ये तो इंसाफ का मजाक उड़ रहा है। तो मुझे अचानक से वो FIA की पेशियाँ और बाकी जो छापे और मॉडल टाउन में जो कूदने वाले मनाजिर और इनके छुपने वाले, वो सब याद आने लगे, और यके बाद दीगरे जो है वो किसी से निकलते चले गए। तो उस वक्त ये ट्वीट पता नहीं किसी और ने भी किया होगा। ये ऐसे ये तो होता है ना, जैसे अभी बाबर सत्तार साहब की जस्टिस बाबर सत्तार अब ये मुल्क दुश्मन जो है ईमान मजारी, लेकिन अब मुझे एक हसरत है, ये बम बनाने की तरकीब इन्होंने क्यों नहीं डाली? सर देखिए, अभी और भी FIRs है ना, आप मतलब आपका आइडिया यकीनन उनकी तरफ पहुंच गया होगा। मैं आइडियाज दे रहे हैं नहीं बहुत है। मैं तो हमेशा बहस स्टोरी पे आता हूँ। एक तो देखें पॉलिटिकल, मैं ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल लोगों पे जाली केसेस बनाना ठीक है, नहीं, लेकिन जो जिन लोगों का सियासत से बराह रास्त ताल्लुक नहीं है और वो प्योरली
इंसानी हुकूक पे काम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात कर रहे हैं। यही तो मसला है ना, वही मसला तो वही है ना सर। मसला तकलीफ उसी से होती है। मसला तो यही है ना, कानून की बात क्यों किसी चीज पे भी बात कर रहे हो ना, आप मौसम पे क्यों नहीं बात कर सकते? तो सालार आपको जाहिर है, हालांकि सीरियस बात है, हमें ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए, लेकिन आपको दिल में मज़ा तो आ रहा होगा इस केस को लड़ते हुए कि क्या शानदार केस मेरे हाथ चढ़ा। और कहते हैं ना ब्लैक कॉमेडी। नहीं जी, आई थिंक कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ये वो, बट आफ्टर अ पॉइंट आई थिंक यू नो वो उसकी भी वो वेयर ऑफ हो जाती है। आई थिंक एट दिस पॉइंट अब ये फॉर्मूला इतनी दफा रिपीट हो चुका है कि अब वो जोक भी थोड़ा सा स्टेल हो गया है। अब इसकी जितनी हम इटरेशंस देख लें, क्योंकि खाली अमान से भी स्टार्ट नहीं हुई, इससे पहले उनकी वालदा डॉक्टर मजारी का भी इसी तरह से सिलसिला चल रहा था। आपने शरियार अफरीदी का जिक्र किया, और मुल्क भर में कितने और लोग हैं। इस पॉइंट पे ये फॉर्मूला जरा बचकाना सा अब लगने लग गया है। इसकी कुछ ज्यादा सेंस नहीं नजर आ रही कि ये क्यों हो रहा है, इस वजह से ये जिस तरह से हो रहा है, और ये क्या चाह रहे हैं। मतलब इतने ज्यादा FIRs के थ्रू मतलब आप क्या अचीव कर लेते हैं जब एक के बाद एक और रिडिकुलस हमने देखा है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने, लॉयर्स तंजीमों ने, इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स वॉच ने, मतलब बदनामी तो ठीक ठाक हुई है, लेकिन कोई बेस ही है बिल्कुल नहीं। देखिए, जब आप मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि मैं बदनाम हो रहा हूं, तो फिर बदनामी क्या चीज। और देखिए, ये जो बात कर रहे हैं ना घिसी पिटी स्क्रिप्ट की, अब जब मैंने ये सुना ना, ये जो अभी था ये कमरान कौन, हाँ, ये जो भी है, ये तीसरी FIR वाली, मुझे याद आया बिलाल फारूकी, जो जिसके खिलाफ एक मशीन लांडी की एक फैक्ट्री की एक मशीन ऑपरेटर एक रेस्टोरेंट में गया और उसने अपना फेसबुक और ट्विटर चेक किया, उसने कहा कि यार देखो ये तो बंदा गद्दार है, और उसने उसके ऊपर फाइल ऑल द वे लांडी से डिफेंस के थाने में आया, आइसक्रीम खाई जी, और फिर उसने FIR दर्ज करा दी। यार इतनी आसान है FIR इस मुल्क में दर्ज कराना, पता नहीं खामखा लोग क्यों प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये सारे नेगेटिविटी फैलाते हैं यहाँ पे। वो मुहिब्बे वतन शहरी जो है ना, उनको तकलीफ, उनको सहूलत है। तो बहरहाल सालार खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे वापस, तो इसी से मुताल्लिक एक और मौजू पे बात करते हैं। वेलकम बैक। आज तो लग रहा है हम थोड़ा सा इंसाफी खेल रहे हैं आज जी। तो इसी को जारी रखते हैं। अब देखें, अभी हमने बात की, शुरू किया हमने अबू कासिम से, और फिर हमने बात की ईमान मज़ारी की, और इस तरह जो प्रोमिनेंट लोग हैं, ज़ाहिर है उनकी हेडलाइंस भी बनती हैं, उनकी कवरेज भी होती है, सोशल मीडिया पर उनके नाम के ट्रेंड्स भी चलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो रोस्ट चिकन भी खा लेते हैं, रोस्ट चिकन भी खा लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत लोग हैं जिनका शायद इतना जिक्र नहीं होता। अच्छा, प्रोमिनेंट लोगों में भी क्योंकि जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है उनको ज़्यादा प्रेस मिलती है, बाकियों को शायद कम मिलती है। तो बाकियों का क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि 9 मई के वाक़यात के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, और उनमें से कई ख़वातीन भी शामिल हैं। तो आज शो से कुछ देर पहले मेरी बात हुई बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी से। आप यकीनन इनसे आप इनके होंगे, इन पर भी कातलाना हमला हुआ था एक वक्त पे, फिर उन्होंने अपनी आला तालीम मुकम्मल की, और अब ये भी इस तरह के इंसानी हकूक़ के केस लड़ रहे होते हैं। तो मैंने उनसे पहले पूछा कि कुछ लोगों के बारे में तो हम जानते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें, उनके अभी क्या गुजर रही है, और जिनके बारे में जिनके नाम हम नहीं जानते, जो इस वक्त जेल में हैं, ये सारी खवातीन हैं, ये सारी खवातीन जो 9 मई के बाद अरेस्ट हुई हैं। ये सारी खवातीन हैं जो 9 मई के बाद अरेस्ट हुई हैं। तो उनसे पूछा कि उन सबका आजकल क्या बन रहा है। सुनिए, ये सवाल बड़ा पर्टिनेंट है 9 मई के मामले पे, कि ये लड़कियां जो सोशल मीडिया पे जिनकी तस्वीर वायरल हो रही है, क्या इनके अलावा भी खवातीन हैं जो बिहाइंड द बार्स हैं। इस सवाल का जवाब बड़ा सिंपल सा है कि ये वो खवातीन हैं जिनकी सोशल मीडिया पे एक प्रेजेंस है, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बड़ी मैसिव है, और लोग इनको देखते, इनको फॉलो करते, इनको पसंद भी करते थे। तो इन लोगों की जो बेल्स हैं, इन खवातीन की बेल्स बिलखसूस ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस की थी, और बाकी जो खवातीन थी, जो बड़ी ऐसी खवातीन थी जिनकी कोई फॉलोइंग नहीं थी, जिनकी प्रेजेंस नहीं थी सोशल मीडिया पे, लेकिन मौके पे प्रेजेंस थी, और वो इस्टेब्लिश्ड बाय द रिकॉर्ड है, मौके पे प्रेजेंस थी, लेकिन उसके बावजूद लर्नेड ट्रायल कोर्ट ने ये फरमाया था उसमें ऑर्डर में कि चूंकि इन खवातीन के ख़िलाफ़ इतना एविडेंस नहीं है, ये या वहाँ बस प्रेजेंट थी और इतना बस नारेबाजी में मुलव्वस थी या कुछ इस तरह,
तो उन ख़वातीन को उन्होंने 497(1) के अंडर और जो हमारा फर्दर इंक्वायरी का ग्राउंड है 497(2) CRPC उसके अंडर उनको अलाउड कर दी थी, और ये 17 ख़वातीन थी। और इसके बाद भी हमें इंफॉर्मेशन यही मिली थी कि इसके बाद भी जितनी ख़वातीन अरेस्ट हुई थी वो उन सबको पोस्ट अरेस्ट बेल्स मिल गई थी। मेरी इतलात के मुताबिक इन 5 ख़वातीन की जो तैयबा राजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा और खतीजा शाह के अलावा भी 2 से 3 और ख़वातीन हैं जो अभी तक कोट लखपत जेल में इनके साथ हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सबको पोस्ट अरेस्ट बेल्स जो हैं वो ग्रांट हो गई नहीं है, वो ट्रायल कोर्ट से ही ग्रांट हो गई थी। हाई कोर्ट में अभी तक इनमें से किसी का भी केस सुना नहीं गया, और लाहौर हाई कोर्ट में जब भी केस लगता है या तो वो रीस्केड्यूल का मैसेज आ जाता है या फिर ये होता है कि हेयरिंग होती है और उसमें प्रोसिक्यूटर की तरफ से एक एडजर्नमेंट की रिक्वेस्ट आ जाती है कि चूँकि प्रोसिक्यूटर जो है वो अवेलेबल नहीं है, फिर उसके बाद ये रिक्वेस्ट आती है अगली हेयरिंग पे कि प्रोसिक्यूटर जो है वो लीव लेके आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, तो लिहाजा केस को एडजर्न कर दिया जाए। अच्छा, अब ये तो बता रही थी कि कुछ केसेस में क्या होता है, तो फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी तफसील में भी बताएं कि आखिरकार एक कानूनी हक है आपका जमानत, राइट, और आपको ग्रांट भी कभी कभी हो जाती है, वो हेयरिंग ही नहीं होती, तो किस किस्म के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं? आपने क्या देखा है कि जब समाअत होती है या होने वाली होती है तो किस तरह डिले किया जाता है या डिरेल किया जाता है? सुनिए। लाहौर हाई कोर्ट में 2 महीने हो गए हैं और पोस्ट अरेस्ट बेल्स के केसेस ज़ेरे अल्तवा हैं और मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर हेयरिंग पे किसी न किसी बना पे एडजर्नमेंट सीक हो जाती है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारा कानून कहता है कि पोस्ट अरेस्ट बेल्स को अर्जेंट ट्रीटमेंट मिलेगी, हमारा कानून ये कहता है कि इनको प्रॉम्प्टली डिसाइड किया जाएगा, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद इनको डिले किया जा रहा है। और इसमें बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये वो केसेस होते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल्स के जिनमें सिटीजन्स की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, सिटीजन्स की लिबर्टी जो है वो एट स्टेक होती है, तो लिहाजा इसको डिसाइड करना फोरमोस्ट प्रायोरिटी होती है। और इवन छुट्टियों में ये केसेस जो हैं ये फिक्स होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ जिस दिन हमारा 9th में वाला इनके केसेस फिक्स होते हैं बेल्स के पोस्ट अरेस्ट के, उसी दिन या बेंच जो है वो रीस्केड्यूल का मैसेज आ जाता है या कोई एक जज जो है वो अवेलेबल नहीं होते और दोबारा से नेक्स्ट वीक पे चला जाता है। तो ये मुसलसल 11 से 12 दफ़ा ये प्रोसीजर रूटीन प्रोसीजर बन गया एडजर्नमेंट्स का स्टेट की तरफ से या फिर किसी और रीज़न की वजह से, लेकिन अभी तक सुनी नहीं गई। अभी तक बेल्स को जो एक होता है ना, आपको फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है टू आर्ग्यू द केस, वो हुआ ही नहीं है, वो सिरे से ही नहीं हुआ। मज़ीद ऑफेंसेस ऐड हो जाते हैं। लास्ट हेयरिंग पे ये हुआ था कि मज़ीद ऑफेंसेस ऐड हो गए थे, तो लिहाजा उन्होंने कहा था कि जी आप अपनी बेल पिटिशंस में ये सारी मज़ीद ऑफेंसेस ऐड करें, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो उनको टाइम दे दिया गया। तो मेरा सिर्फ ये एक बुनियादी क्वेश्चन है कि इतना लीनियंट अप्रोच टूवर्ड्स एडजर्नमेंट्स क्यों है, इसकी क्या वजह है? हमने ये भी देखा लाहौर हाई कोर्ट में जब जजेस ने फैसला करना होता है किसी भी केस का, पोस्ट अरेस्ट बेल्स का भी, तो इन केसेस में जजेस ये भी नहीं देखते कि जी मदई का वकील प्रेजेंट है कि नहीं है। कई दफ़ा उनकी तरफ से आ रही होती है एडजर्नमेंट, तो जज साहब टाइमलाइन फिक्स कर देते हैं कि घंटे के अंदर अंदर आप अपने वकील को पेश करें वरना मैंने आज बेल डिसाइड कर देनी है, क्योंकि जजेस को पता चल जाता है कि कौन डिलिबरेटली डिले करना चाह रहे हैं, कौन हीले बहाने कर रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है जैसे ना कंटिन्यूसली डिले हुई जा रहा है और बड़ा एक लीनियंट अप्रोच इसको एडजर्नमेंट्स के ऊपर दी जा रही है। आई थिंक इसमें हमें वी नीड these cases to be adjudicated as soon as possible, और हम इन्हीं अदालतों से इंसाफ के लिए उम्मीद भी रखते हैं और इन्हीं के सामने पेश भी होना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन द कमिंग वीक लाहौर हाई कोर्ट इन केसेस को एक फेयर हियरिंग जो है उसकी अपॉर्चुनिटी हमें ग्रांट करेगी। तो ये है किससे इंसाफ चाहें यार, ये देखें ना, 2-2 महीने अगर ऑर्डनरी इंसाफ, वीआईपी इंसाफ, हाँ मतलब देना हो तो झटपट में मिल जाता है, हाँ, और ना देना हो तो आप महीनों। देखो ये बिल्कुल वही है ना यार, जैसे कल हम बिजली के बिल पे बात कर रहे थे ना, मतलब इजाफी टैक्स, फर्दर टैक्स, टैक्स पे टैक्स, तो ये भी है इजाफी जस्टिस, फर्दर टैक्स जस्टिस,
कितने जस्टिस मांगोगे तुम? तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब खैर।